दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स। मतलब मेटल्स हमें किस तरीके से मिलता है। क्लियर हुआ। कोई भी मेटल आज जो हमारे पास रॉड के फॉर्म में है, पाइप के फॉर्म में है या बोतल के फॉर्म में है, तो ये मेटल हमें किस तरीके से मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ क्रस्ट का मतलब वो ये हो गया कि जैसे आप समझ लीजिए कि मिट्टी, ठीक है। अर्थ क्रस्ट यानी जो हमारी पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर से ही हमें जो ज़्यादा मेटल मिलता है, ठीक है। जो मेन मेटल वो मिट्टी से ही मिलता है। उसके बाद सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। सी वाटर मतलब समुद्र के पानी में भी कई सारे जो सॉल्ट है वो घुले हुए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये ठीक है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ आयरन, तो आयरन मीन्स एफ ई हो गया आपका एलिमेंट, और उसके साथ अगर मैं बोल दूँ FeO तो वो हो गया कंपाउंड। क्लियर हुआ। मतलब केवल अगर अकेला रहे तो वो हो गया एलिमेंट, और किसी और के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है कंपाउंड। क्लियर हुआ। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मीन्स अकेला और कंपाउंड मीन्स किसी और के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो कह रहा है कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, यानी कि जमीन के अंदर मिलता है, धरती के अंदर मिलता है, तो उसको बोलते हैं मिनरल्स। क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन मिनरल का क्या हो जाएगा, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। यानी नेचुरली रूप से, ठीक है, एकदम नेचुरली, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम उसमें कोई प्रोसेस नहीं किए हैं अपनी तरफ से, वो नेचर में जिस तरीके से है उसी तरीके से जो अर्थ के अंदर मिलता है उसी को हम बोलते हैं मिनरल। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। क्लियर हुआ। तो कह रहा है देखिए कुछ प्लेस, एट सम प्लेस मतलब कुछ जगह पर ये जो मिनरल है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्लियर हुआ। पर्टिकुलर जो मेटल है उस मेटल का जो मिनरल है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्लियर हुआ। तो देखिए कह रहा है फिर कि वहाँ से हम देखिए द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, कि मतलब उस जगह से हम प्रॉफिट मतलब हम निकाल सकते हैं उसको, प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें हम कम पैसा लगा के निकाल के उसको ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। और ऐसे मेटल को बोलते हैं ओर। क्लियर, सॉरी, ऐसे मिनरल को बोलते हैं ओर। तो ओर क्या होता है, ओर भी मिनरल हो गया। अब और कौन सा मिनरल होता है, ऐसा मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके किसी मेटल को, तो वो मिनरल कहलाता है ओर। क्लियर हुआ। कि सारे जो मिनरल है वो ओर नहीं होते, क्योंकि सारे मिनरल से हम जो मेटल को हम नहीं निकाल सकते, इसलिए सारे मिनरल को हम ओर नहीं कहेंगे। ओर सिर्फ उस मिनरल को बोलते हैं जिससे हम मेटल को सस्ते में निकाल सकते हैं, ठीक है, कम खर्च में। क्लियर हुआ। तो उसके बाद देखिए हमारे पास है, उसके बाद ये टॉपिक देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल को हम किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर हुआ। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हैविंग दिस नॉलेज। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ रखा है, जहाँ पे मेटल का जो रिएक्टिव देखा है कि जो किस तरीके से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो वो सीरीज़ हम एक बार फिर से देखेंगे, चलिए उसको भी बाद में देखते हैं। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। सब मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। तो कह रहा है कुछ मेटल्स तो ऐसा होता है जो फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री मतलब वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। क्लियर। वो कुछ मेटल है। और कुछ मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। और कुछ मेटल होता है वो कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, मतलब किसी और के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर हुआ। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं आयरन का एग्जांपल लूँ, तो अगर केवल आयरन डायरेक्ट Fe फॉर्म में है तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेटल एलिमेंट फॉर्म में है। लेकिन वही अगर किसी और के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, वो कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर हुआ। ये नॉर्मल एग्जांपल दिया, लेकिन आयरन कभी डायरेक्ट नहीं मिलता। क्लियर हुआ। ये कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। तो आगे देखिए क्या है, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव।
तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था ना, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे। तो ऊपर हमारे पास था जैसे सोडियम हो गया, बहुत हाईली रिएक्टिव, फिर नीचे की तरफ हो गया था गोल्ड, है ना। तो ये क्या, लो रिएक्टिव। क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है, देखिए कि द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, यानी ये जो नीचे की साइड में था रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव थे। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ रखा है, दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री। तो कह रहा है ये जो कम रिएक्टिव वाले हैं ये फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है रिएक्टिविटी सीरीज, ये देख पा रहे होंगे आप ऊपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। फिर बीच में जो जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये थोड़ा बहुत रिएक्टिव, मतलब हल्का फुल्का, ना ज़्यादा ना कम। फिर उसके बाद जो नीचे वाले हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव वाले हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे नीचे वाले क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। देखिए फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो देखिए ये जो गोल्ड हो गया, सिल्वर या प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब कि ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट कॉपर के फॉर्म में। या फिर जो कॉपर और सिल्वर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। तो कह रहे कॉपर और सिल्वर देखिए फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है, या फिर इनके साथ जो इसका ऑक्साइड है या फिर सल्फाइड, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्साइड भी हो सकता है, या फिर सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर। क्लियर हुआ। तो देखिए सल्फाइड मतलब हो गया सल्फर, ऑक्साइड मतलब हो गया ऑक्सीजन, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर सिल्वर के साथ भी सल्फर भी जुड़ा हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन। तो वही हो गया कि कॉपर और जो सिल्वर है ये सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है। क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। हमने देखा ना एक्टिविटी सीरीज अभी, तो उसके जो ऊपर है जैसे कि ये आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव, ये क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। तो कह रहा है ये जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाले होते हैं ये कभी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। क्लियर हुआ। तो देखिए ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या है, वो अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, जो झगड़ेलू इंसान है वो क्या करेगा, वो अकेले तो रह ही नहीं सकता, किसी ना किसी के पीछे उंगली करता फिरेगा कि यार किसी ना किसी से मेरा बवाल हो, मजा आए, है ना। तो ज़्यादा रिएक्टिव मतलब जिसको बवाल करने में मज़ा आता है, तो बवाल करने वाला कभी अकेला शांत रह नहीं सकता। क्लियर हुआ। और जो लो रिएक्टिव मतलब वो बंदा ठीक है, अपना शांत है, किसी से लेना देना नहीं है, उसको ज़्यादा ये झगड़ा पगड़ा पसंद नहीं है। तो झगड़ा वगड़ा जिसको पसंद नहीं होगा तो वो क्या है, किसी और के साथ जाएगा ही नहीं किसी और के पास, है ना, वो अकेला ही खुश है। लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अकेला खुश नहीं रहता है, यानी वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ ही मिलेगा। क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की साइड होता है जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अकेला नहीं रह सकता, ये किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, की जो बीच वाले हैं जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब कि ये रिएक्टिव है लेकिन थोड़ा बहुत रिएक्टिव है, ये किसी और के साथ अगर जुड़ा होगा भी तो क्या होगा, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उसको अलग करवा सकते हैं। बात समझ में आया। क्लियर हुआ। कि जैसे जो लोग थोड़े बहुत झगड़ालू होते हैं वो क्या होता है, ठीक है कभी अकेले भी खुश है तो कभी झगड़ा करके भी खुश है ना। लेकिन जो एकदम झगड़ा करने वाले जैसे हाई रिएक्टिव, ये अकेले रह ही नहीं सकते बिना बवाल के। और जो लो रिएक्टिव होता है वो अकेले ही खुश है। तो समझ में आया एग्जाम्पल। दे आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। तो देखिए ऑक्साइड मतलब हो गया ऑक्सीजन, सल्फाइड मतलब हो गया सल्फर, और कार्बोनेट मतलब हो गया CO3। क्लियर हुआ। यानी कि ये जो हमारे और होंगे जैसे जिंक के होंगे या आयरन के होंगे, तो ये सब क्या हो सकता है, ये सब आपके ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा वो, और या फिर सल्फर हो सकता है या कार्बोनेट, ऐसे इन सभी के। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल ऑक्साइड्स
दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। तो कह रहा है आप जो देखेंगे ओर वर्ड समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को निकाल सके उसको ओर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है ये जो बहुत सारे ओर है उनके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा रिएक्टिव भी होता है, तो रिएक्टिव मतलब वो मेटल के पास जाना ही चाहता है। ठीक है, और अर्थ में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो? तो इस तरीके से जो बहुत सारे ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into following three categories। तो इस तरीके से मेटल को तीन कैटेगरी में बना सकते हैं। वो कौन कौन सा है? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, फिर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी कम रिएक्टिव वाले, मीडियम रिएक्टिव वाले और हाई रिएक्टिव वाले। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। तो कह रहे हैं जो अलग अलग कैटेगरी के मेटल्स है इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इनमें से मेटल निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। क्लियर हुआ? तो फिर देखिए आगे, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स। समरी ऑफ दिस स्टेप्स इज गिवन। तो कह रहा है ये जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उन स्टेप्स के जो समरी है, समरी मतलब शॉर्ट फॉर्म में चार्ट बना के ये देखिए यहाँ पे दे रखा है नीचे। क्लियर हुआ? मैं थोड़ा आपको छोटा करके दिखा दूँ पूरा चार्ट। ये देखिए, तो अभी यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं समझना है, मीनिंग अभी हम नीचे समझेंगे थ्योरी पोर्शन में। तो यहाँ पे सिर्फ आप चार्ट समझ लीजिए। देखिए ये है हमारे पास ओर, क्या आ गया? ओर मतलब वो मिनरल जिससे मेटल निकाल सके। फिर इसका हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन मतलब होता है जैसे कि हमने ओर निकाला, उसमें कुछ बड़े बड़े कंकर पत्थर है तो वो सब निकाल दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? कंसंट्रेशन मतलब उसको ज़्यादा कर लिया, मतलब जो मेन हम हटा सकते थे उसको हटा दिया, तो वो हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर आता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है उनका हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ मोल्टन ओर। क्लियर हुआ? तो ये जो मेथड है ये क्या होता है उसको भी हम नीचे देखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। फिर उसके बाद आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो मीडियम वाले क्या करते हैं? देखिए मीडियम में क्या हो सकता है? या तो ये सल्फाइड फॉर्म में हो सकता है या फिर कार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है। क्लियर हुआ? तो देखिए आगे फिर कह रहा है ये जो हमारे पास सल्फाइड ओर है या फिर सल्फाइड ओर है या फिर कार्बोनेट ओर है। तो देखिए सल्फाइड ओर को हम कराते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्ट आपने सुना होगा, रोस्ट करना। रोस्टिंग में क्या होता है? गर्म करते हैं ना, भूजते हैं, तो रोस्ट कराएंगे इसको। फिर उसके बाद ये जो कार्बोनेट वाले का हम कराते हैं कैल्सिनेशन। देखिए अभी आप यहाँ पे सिर्फ नाम ध्यान रखिए, बाकी जो इसका मीनिंग क्या है वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन के बाद दोनों किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल के ऑक्साइड में। यानी कोई मेटल है उसके साथ कार्बोनेट लगा हुआ है तो कार्बोनेट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में। या फिर सल्फाइड का रोस्टिंग कराने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में। बात क्लियर हुआ? फिर आता है रिडक्शन टू मेटल्स। उसके बाद हम मेटल में रिडक्शन करा देते हैं, मतलब कि रिड्यूस करा देते हैं मेटल में। मतलब रिड्यूस मतलब क्या होता है? किसी में से ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हमने पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पे हम इस ऑक्साइड का क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन निकाल देंगे तो यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका हम प्यूरिफिकेशन कर देंगे, मतलब इसको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई थिंक प्रोसेस आपको समझ में आया। फिर देखिए जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं उनका क्या करते हैं? तो लो रिएक्टिव वाले का क्या कराते हैं? जो ये सल्फाइड ओर होगा इसका रोस्टिंग करा देंगे, तो रोस्टिंग से ही क्या मिल जाएगा? मेटल। फिर इसका हम क्या करा देंगे? रिफाइनिंग। क्लियर हुआ? तो ये सारे प्रोसेस आप ध्यान में रखिए और इसके बारे में हम एक एक करके नीचे पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले ये है हाई रिएक्टिव, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव है मतलब जो ठीक ठाक थोड़ा बहुत, फिर ये एकदम कम रिएक्टिव वाले। क्लियर हुआ? तो ये चार्ट समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट यूजली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ impurities एज सॉइल्ड सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग।
तो कह रहा जो और मिला ना, हमें और मिलता है, उसके अंदर देखिए बहुत सारे मिट्टी हो सकता है या ऐसे बालू हो सकता है जो हमारे काम का नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं गंदगी है। तो इस गंदगी को क्या बोलते हैं? गैंग। तो देखिए गैंग, ध्यान रहेगा, गैंग का डेफिनेशन क्या होता है कि जो हम माइंड करते हैं, माइंड मतलब निकालना, क्लियर हुआ? ये दिमाग वाला माइंड नहीं है, निकालना, कि जो हम अर्थ से निकालते हैं उसमें बहुत सारे कंटामिनेट मतलब जो गंदगी होता है, विद लार्ज अमाउंट मतलब बहुत सारा इम्प्योरिटी होता है। और वो इम्प्योरिटी कौन होता है? जैसे सॉइल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, या कुछ और भी कंकड़ पत्थर हो सकता है, क्लियर हुआ? तो इनको हम क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो कह रहा है मेटल के एक्सट्रैक्शन करने से पहले इन इम्प्योरिटीज को हटा लेना जरूरी है, क्लियर? नहीं तो फर्जी में हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा और वो बीच में दिक्कत करेगा हमारे आगे के प्रोसेस में। तो इसलिए हमें ये जो जिसको हम हटा सकते हैं तो उनको हटाना जरूरी है। फिर देखिए द प्रोसेस used for removing gangue from the ores are based on a difference between the physical or chemical properties of gangue and the ore। तो कह रहा है ये जो भी हमें निकालना है, जो गैंग है, इसको निकालने के लिए डिपेंड करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर हुआ? कि मतलब जैसे कोई अगर मैग्नेट से चिपकने वाला हो तो मैग्नेट से चिपका के निकाल लेंगे, या कोई छानने वाला हो तो उसको छान के निकाल लेंगे, है ना? फिर जैसे ऐसा होता है कि और किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं कर रहा है लेकिन हमारा गैंग रिएक्ट कर रहा है, तो उस केमिकल से रिएक्ट करा के हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें आपके चैप्टर में ना पूरा डिटेल में है नहीं उतना ज़्यादा, तो हमें भी उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हुआ? तो जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके हमें फिर पढ़ना ही है। नहीं तो अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 10th में ही मेटल एक्सट्रैक्शन वाले जो इंजीनियर है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो उतना हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक आइडिया बनाना है। तो एक्चुअली में अगर जैसे हमारे माइंड में कभी इमेज आए कि हाँ भाई ठीक है, ये जो मेटल है आखिर में कैसे आया होगा, तो सिंपल सा उसका जवाब हमें मिल जाए, बस इतना सा हमें इसमें पढ़ना है, क्लियर हुआ? डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय। अब देखिए कुछ टेक्निक्स है, तो उस टेक्निक को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पे दे रखा है, तो आइए देखते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो कह रहा है जो मेटल लो एक्टिव होता है, तो देखिए लो एक्टिव वाले को कैसे निकालते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, तो जो हमें पहले से हमने पढ़ लिया कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो कह रहे हैं इसके जो ऑक्साइड है ना, इसको हम सिर्फ सिंपली हीट करके इसको ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीनाबार, जिसको हम बोलते हैं HGS, इज एन ओर ऑफ मरकरी। तो ये देखिए अब यहाँ से एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि जो मरकरी का ओर है वो है सीनाबार। फॉर्मूला क्या है? HGS। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे सिनाबार को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग, कि इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर फिर से हम हीट कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ HGS हो गया। HGS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो हीट कर दिया तो क्या हो गया? ये देखिए HGO बन गया और SO2 बन गया ना। अभी आगे देखिए 2, 3 ये जो भी है सारे आपके रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, क्लियर हुआ? फिर देखिए ये है आपके HGO, तो HGO को हीट कर दिया तो क्या मिल गया आपका? ये जो Hg मिल गया लिक्विड फॉर्म में और O2 गैस की फॉर्म में उड़ गया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे HGS सॉलिड फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में, HGO सॉलिड के फॉर्म में मिला, फिर SO2 उड़ गया गैस के फॉर्म में। फिर इस सॉलिड को हमने हीट किया तो Hg लिक्विड फॉर्म में मिला और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में उड़ गया, क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली कॉपर which is found as Cu2s in nature can be obtained
फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसको भी हम हीट करके मतलब कॉपर बना सकते हैं। तो ये देखिए Cu2s हो गया O2, फिर उसके बाद हीट कर दिया तो क्या बन गया Cu2O और SO2 उड़ गया जैसा ऊपर बना था। फिर इस Cu2O का अब इसमें देखिए जो Cu2s हमें फिर से लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब एक बार तो हमने Cu2s स्टार्ट कर दिया कि इधर O2 दे के Cu2O बना दिया, फिर Cu2O मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक प्रोडक्ट वाला Cu2O और हमारे पास और भी तो Cu2s होगा उसका Cu2s, इन दोनों को मिला के जब हीट करते तो क्या मिल गया कॉपर, और साथ में ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 की फॉर्म में गैस बन के उड़ गया। क्लियर हुआ? क्योंकि देखिए जब हम मेटल बना रहे मतलब मेटल निकाल रहे तो ऐसा थोड़े कि Cu2s का एक ही मॉलिक्यूल होगा, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होगा। तो स्टार्ट हम कहाँ से करा देते हैं, Cu2s ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बन गया, फिर यहाँ से ये पुराना वाला S, तो इस तरीके से हमें देखिए 6 मॉलिक्यूल कॉपर मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है और मैं भी अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो देखिए अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी मिडिल सीरीज वाले देखिए कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल of the activity series such as iron, zinc, lead, copper etc. are moderately reactive। तो कह रहे हैं जो मिडिल में आता है ये क्या होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, मतलब हाँ ठीक है रिएक्टिव है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। क्लियर हुआ? दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। तो कह रहे हैं जो मिडिल वाले हैं ना ये या तो सल्फाइड फॉर्म में मिलता है ज़्यादातर या फिर कार्बोनेट फॉर्म, कार्बोनेट बता दिया था CO3 के फॉर्म में। क्लियर हुआ? मतलब मेटल होगा, मेटल के साथ CO3 जुड़ा हुआ होगा। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो कह रहा है ऑक्साइड से मेटल बनाना आसान होता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जब ऑक्साइड से आसान होता है तो हम पहले क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ? Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxide। तो देखिए हम इस सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air। ठीक है, तो देखिए जो सल्फाइड होता है उस सल्फाइड को एक्सेस एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर में तो बहुत सारे गैस होते हैं लेकिन यहाँ पे हमारा जो एयर का मीनिंग है वो है ऑक्सीजन से। क्लियर हुआ? यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सल्फाइड को गर्म कर देते हैं, सल्फाइड वाले ओर को। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो देखिए ऊपर हमने रोस्टिंग पढ़ा था, रोस्टिंग वर्ड का मतलब मिल गया आपको। क्या होता है कि एक्सेस एयर में सल्फाइड वाले ओर को जब गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्लियर हुआ? फिर आगे देखिए द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब देखिए जो कार्बोनेट ओर है, क्लियर हुआ, कार्बोनेट वाला, जैसे देखिए यहाँ पे सल्फाइड हो गया ZnS यानी जिंक के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए Zn के साथ CO3 जुड़ा हुआ। तो ये हो गया आपका सल्फाइड और ये हो गया आपका कार्बोनेट ओर। तो सल्फाइड ओर को तो क्या कर दिया, रोस्टिंग। अब कह रहा है कि ये जो कार्बोनेट ओर है ये कैसे चेंज होता है, देखिए चेंज इनटू ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड में चेंज होता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड एयर। क्लियर हुआ? जहाँ पे हम सल्फाइड ओर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे थे वहीं पे जो कार्बोनेट वाले को हम बहुत ही कम एयर दे रहे हैं। एयर मतलब ऑक्सीजन, समझिएगा ध्यान से दोनों का डिफरेंस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में कम ऑक्सीजन और रोस्टिंग में ज़्यादा ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना कहलाता है रोस्टिंग। और रोस्टिंग में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होता है, कैल्सिनेशन में कम यूज़ होता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलोज। तो देखिए जो भी रिएक्शन है यहाँ पे नीचे दे रखा है, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ दोनों रिएक्शन। तो ये देखिए आपके सामने रिएक्शन है, जो Zn है, ZnS है,
ये O2 बहुत ज़्यादा मिल गया इसको, तो ये क्या हो गया, देखिए ZnO साथ में SO2 बना दिया। क्लियर हुआ। कैल्सिनेशन में देखिए केवल हीट कर दिया हमने, ठीक है, लिमिटेड मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन एकदम कमी होना चाहिए। फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ZnO और CO2 में। तो देखिए आप ध्यान से, ये जो सल्फाइड था ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो कार्बोनेट था ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon। क्लियर हुआ। तो कह रहा है ये जो ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड में हमें सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को तो रिड्यूस कर दे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखिए ZnO के पास ऑक्सीजन है, कार्बन ने क्या करा, इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो देखिए ZnO क्या बन गया, जिंक बन गया, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब खुद के साथ ऑक्सीजन जोड़ लिया। यानी कार्बन का तो हो गया ऑक्सीडेशन और जिंक का हो गया रिडक्शन। तो कार्बन ने क्या कर दिया, एज ए रिडक्शन एजेंट काम किया, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो गया, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब उसका ऑक्सीजन निकाल दिया तो रिड्यूस कर दिया। क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है प्रॉपर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। तो जब इसमें हमने करा दिया तो क्या मिल गया, हमें मेटेलिक जिंक मिल गया। क्लियर हुआ। मेटेलिक जिंक मतलब हमें एक्चुअल मेटल जो जिंक फॉर्म में है वो मिल गया। रिएक्शन आप देख पा रहे हैं सामने ही है। फिर देखिए लिखा हुआ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पहले ही पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको आपको फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर हुआ। ये प्रोसेस भी कैसा है, रिडक्शन प्रोसेस है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, besides using carbon to reduce metal oxides to metal sometimes displacement reaction can also be used। तो कह रहा है इसके जगह पे कई बार ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आ रहा है आपको कि एक को हटा के वहाँ पे दूसरा कोई आ जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में, आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको क्लियर करना है। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिव फ्रॉम कंपाउंड्स। तो कह रहा है कि ये लोग किस तरीके से काम कर सकता है, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो Mn है, ठीक है, इस Mn में से ऑक्सीजन को किसने निकाल लिया, एल्यूमिनियम ने निकाल लिया। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो Mn लिक्विड फॉर्म में मिल गया और ये जो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। तो कह रहे हैं जो हाईली रिएक्टिव वाले हैं इनको भी एक तरीके से हम और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पहले Mn के साथ था और अब एल्यूमिनियम के पास चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस होने के साथ साथ क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया Mn का। क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो कह रहा है वही जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अगर एल्यूमिनियम पाउडर में कर दिया तो देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी रिलीज होता है इस रिएक्शन में। क्लियर हुआ। चलिए तो आगे देखते हैं। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट। तो कह रहा है ये जो स्टेट होता है ना, इसमें क्या मिलता है, मेटल मोल्टेन यानी पिघले हुए स्टेट में मिलता है, इतना ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता है।
इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या है, यानी Fe3+ है तो उसको हम बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, और जहाँ पे Fe2 होगा तो हम बोलेंगे आयरन सेकेंड ऑक्साइड। क्लियर हुआ? तो ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है वो कौन है? Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो देखिए कह रहा है ये जो रिएक्शन इतना भयंकर होता है कि यहाँ तक कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल जो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में या कोई मशीन का पार्ट क्रैक हो गया तो उसमें भी किया जाता है। और इसका जो रिएक्शन है वो देखिए यहाँ पे दे रखा है, Fe2O3 इसमें डाल दिया एल्यूमिनियम तो ये आपका बन गया आयरन। आयरन मतलब अब ये सॉलिड आयरन बन गया, अब ये दोनों पार्ट को पकड़ लेगा, और साथ में आपका Al2O3 और ये हीट, और यही हीट क्या करेगा इस आयरन को पिघला के, जैसे एक जॉइंट इधर है एक जॉइंट इधर है, बीच में डाल दिया तो ये जो आयरन है ये तो पिघला हुआ मिलेगा, तो ये पिघला क्या करेगा इसके बीच में भर जाएगा और ये हीट इन दोनों को पिघल देगा। तो पिघलने से क्या होगा, ये जो बीच का आयरन है इनके साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होगा तो हमें लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे कोई जॉइंट है। ठीक है, तो ये जॉइंट का जो पिक्चर है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ साइड में भी दे रखा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्मेट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स, कि यही जो प्रोसेस है जिसके जरिए रेलवे ट्रैक को जोड़ा जा रहा है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, तो समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए। ठीक है, क्योंकि देखिए समझ में आता है ना तभी पढ़ने में भी मज़ा आता है, और जब समझ में नहीं आता है तो तभी हम सब्जेक्ट से दूर भागने लगते हैं और हमें मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं एनसीईआरटी को आपको लाइन से लाइन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई अब तो मुझे कुछ मतलब ऐसा कोई पॉइंट बचा ही नहीं जो मुझे आता नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं भी आपको नोट्स बना के 2-4 लाइन करके पढ़ा के जल्दी जल्दी भाग सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, पढ़ाई एक तपस्या है और इस तपस्या को हम ऐसे नहीं पा सकते, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।